नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने ग्रेट चैलेंजेस की वार्षिक बैठक GCAM को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए गुणात्मक सुधारों से भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पूंजीगत व्यय आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.26% हुई और IPL क्रिकेट में अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के द्वारा पिछले 6 साल में किए गए बुनियादी ढांचे में वृद्धि और संगठनात्मक सुधारों से देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और स्वायत्तता आई है। प्रधानमंत्री ने मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए गुणात्मक सुधारों से भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। बीते 5-6 साल ये निरंतर प्रयास हुआ है कि हमारी शिक्षा, भारत का एजुकेशन सिस्टम छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के बीच आगे बढ़ने में भी और मदद करें। विशेष तौर पर हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए, हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों से शिक्षा संस्थानों को अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता दी गई है। इससे मेडिकल शिक्षा में अधिक पारदर्शिता आई है और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 2 नए कानून लाए जा रहे हैं। सुधारों के कारण मेडिकल शिक्षा में अधिक सीटें उपलब्ध हो पा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी शिक्षा पर ध्यान दे रही है जो जीवन कौशल के लिए उपयोगी हो। हाल ही में पेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, जिससे वो अपेक्षित कौशल के अनुरूप रोजगार हासिल करने में समर्थ होंगे। उच्च शिक्षा में लड़कियों की अधिक भागीदारी पर मैसूर के पूर्व शासक नलवड़ी कृष्णराज वाडियार के शब्दों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में लड़कियों का पंजीकरण 4 साल पहले 8% था, जो बढ़कर आज 20% तक हो गया है। उन्होंने युवाओं से अपनी रुचि वाले क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने का आग्रह किया। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पूंजीगत व्यय आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और इसे वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बढ़ाने की जरूरत है। वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कोयला मंत्रालय के सचिवों और 14 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रही थीं। श्रीमती सीतारामन ने इस दौरान वर्तमान वित्त वर्ष में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूंजीगत व्यय की समीक्षा की। वित्त मंत्री की कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ चल रही बैठकों में आज ये चौथी बैठक थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 1,15,993 करोड़ रुपए है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने उपक्रमों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 88.26% हो गई है। अब तक लगभग 66,63,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, जो संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 66,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं और 55,722 नए संक्रमित मामले आए हैं।
देश ने कोविड-19 की रोकथाम में एक और रिकॉर्ड बनाया है। संक्रमण की राष्ट्रीय दर में कमी आई है और ये घटकर 8% से कम हो गई है। ये क्रम पिछले 4 दिन से जारी है। इस समय संक्रमण की दर 7.94% है और ये निरंतर घट रही है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 579 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। 3 महीने में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 600 से कम रिकॉर्ड की गई। जाने-माने फिल्म निर्देशक अनीस बज़्मी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोरोना नाम के अनचाहे मेहमान से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि सभी सावधानियों का पूरी तरह से पालन किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आदाब। आई एम अनीस बज़्मी। कोरोना वायरस को कम न समझें, हल्के में न लें। इसका बहुत बड़ा ईगो है। ये आपके पास आएगा नहीं जब तक आप इसको दावत नहीं देंगे, बुलाएंगे नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ मिलके इस कोरोना वायरस को हराना है। आकाशवाणी से बातचीत में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 4 प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की। बेसिक 4 चीजें हाथ अपने साफ रखने हैं, मास्क हमेशा पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी, जुकाम, किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है। और त्योहार के समय में, अभी सीजन में, इसका और खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घर वालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के श्वसन रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकदार भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा। पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये आकाशवाणी है। कोरोना महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में आज कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लगभग सभी दुर्गा पूजा पंडालों को प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस साल की पूजा में लोगों के एक पंडाल से दूसरे पंडाल में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू हुए दुर्गा पूजा महोत्सव में भाग लेने के लिए लोगों में भारी उत्साह को देखते हुए यह आदेश दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण 2021 की हज यात्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली में हज 2021 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नकवी ने कहा कि अगले साल हज यात्रा जून-जुलाई 2021 में आयोजित करने का कार्यक्रम है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला उचित समय पर और सऊदी अरब तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वीआईपी स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाओं को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जिला मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में 12 चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम है। बिहार में विधानसभा की 94 सीटों के लिए दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन था। इस चरण के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए दाखिल कुल 1514 नामांकन पत्र सही पाए गए। वहीं तीसरे चरण में 78 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम जारी है। नामांकन पत्र भरने का कल आखिरी दिन है। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता एनडीए सरकार के काम में विश्वास करती है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कटिहार में कहा कि लोग राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के झूठे वादों में भरोसा नहीं करेंगे। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मधुबनी के उचैठ में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। वहीं सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने घोसी और मोदनगंज में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। इधर प्रमुख नेताओं के चुनाव सभाओं के दौरान हमले और बाधा पहुंचाने की खुफिया सूचना के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट किया है। उन्हें चुनावी सभाओं के दौरान और सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उधर गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों के चुनाव के लिए दाखिल कुल 102 नामांकन पत्र वैध पाए गए। पत्रों की आज जांच की गई, जिसमें 33 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज 2 दिन का लेह लद्दाख का दौरा पूरा कर लिया। लेह में उन्होंने कहा कि लेह पर्वतीय परिषद के चुनावों के बाद केंद्र लद्दाख क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, भूमि संस्कृति और वहां की भाषा के संरक्षण के लिए एक कानून बनाएगा। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 4 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मुंबई में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में तापमान 26 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता और गुवाहाटी में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर और लद्दाख में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। उधर तेलंगाना और उसके आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन में भारी वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए वृहद हैदराबाद नगर निगम के अधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक GCAM 2020 को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए गुणात्मक सुधारों से भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पूंजीगत व्यय आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.26% हुई और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।